पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 27 मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर के साथ। आई नो काफ़ी टाइम का लंबा ब्रेक हो गया है हमारा, तो लेकिन अब से वील ट्राई टू बी मोर रेगुलर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शारदा टेम्पल कॉरिडोर के बारे में, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के बारे में जानेंगे, पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, एंड जानेंगे मैनकेडिंग के बारे में। ठीक है जी। तो जैसे आपको मालूम है UPSC प्रीलिम 2019 के लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज़ दोनों अवेलेबल हैं आपके लिए। तो इफ़ यू वांट यू कैन परचेज देम। स्टार्ट करते हैं GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमारे पास शारदा टेम्पल कॉरिडोर है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि दे विल इस्टेब्लिश अ कॉरिडोर जो कि हिंदू पिलग्रिम्स को अलाउ करेगा कि वो इंडिया से जाकर शारदा पीठ जो है, जिसको शारदा टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोकेटेड है नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ पर विज़िट कर पाएँ। ठीक है जी। एंड ये जो शारदा पीठ है इसको अगर हम संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो इट टर्न्स आउट टू बी द सीट ऑफ हिंदू गॉडेस सरस्वती, एंड it is placed among one of the 18 highly revered temples across South Asia, एंड मोरोवर इसको ट्रीट किया जाता है एट पार विद द एंशंट लर्निंग साइट्स जो थी हमारी नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उनके लेवल पर ही इसको रखा जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल में भी एक यूनिवर्सिटी थी, तो शारदा यूनिवर्सिटी बोलते थे उसको। एंड ये एक और एग्जाम्पल निकल के आता है हमारे पास टेम्पल कम यूनिवर्सिटी वाले कॉन्सेप्ट का। ठीक है जी। तो अगर हम स्टोरी देखें इसके पीछे की क्या है, शारदा पीठ को फाउंड करने की स्टोरी क्या है, तो ये जाती है टू द टाइम्स जब जो कश्मीरी पंडित थे दे ट्रांसफॉर्म देयर लैंड ऑफ सिनिक ब्यूटी टू इंटेलेक्चुअल सेंटर, एंड इसलिए इस जगह का नाम शारदा पीठ या सर्व ज्ञान पीठ पड़ा। एंड इवन के जो गॉडेस शारदा थी उनको रेफर किया जाता है एज कश्मीरा पूर्वासिनी। एंड ये जो टेम्पल है काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है टू द मार्तन टेम्पल जो लोकेटेड है इन अनंतनाग इन आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन स्टाइल, तो ऑलमोस्ट सेम है वहाँ पर। एंड ऐसा माना जाता है कि दे आर अ फॉर्म ऑफ शिवलिंग जो कि सिंबॉलिक आइडल फॉर्म है लॉर्ड शिव की। एंड प्रेजेंटली एज सच हमें कोई वहाँ पर आइडल नहीं मिलता किसी डेटी का, बस सिर्फ लार्ज स्टोन स्लैब्स मिलती हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि एक शिवलिंग जो कि आइडल फॉर्म है लॉर्ड शिव का, वो इस श्राइन के बाहर मिलता था पहले। एंड जो टेम्पल है इसको शक्ति पीठ भी माना जाता है। एज यू ऑल नो, शक्ति पीठ के बारे में आपको पता होगा कि जो सती देवी थी, जिस जिस जगह पर भी उनके बॉडी के पार्ट्स गिरे थे जब लॉर्ड शिव उनको लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पर शक्ति पीठ के टेम्पल्स की स्थापना हुई है। एंड इसीलिए शारदा टेम्पल को भी पार्ट ऑफ शक्तिपीठ माना जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, GS3 की तरफ चलते हैं। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम APB सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो ये एक नया यूनिक पेमेंट सिस्टम है जिसको NPCI ही इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो कि यूज़ करेगा आपके आधार नंबर को एज अ सेंट्रल की कि जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं या फिर सब्सिडीज़ हैं, कैसे उनको आधार इनेबल्ड जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है जी। एंड ये दो गोल सर्व करेगा, बेसिकली हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी गोल सर्व करेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू द गवर्नमेंट कि वो अटेम्प्ट कर पाएँ फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग ऑफ इट्स सब्सिडी मैनेजमेंट प्रोग्राम। एंड इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ NPCI मैपर, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे आधार नंबर्स जो होंगे वो लोकेटेड होंगे, एंड ऑल्सो IIN ऑफ द बैंक, बेसिकली जो बैंक को आइडेंटिफाई करने का नंबर है वो भी NPCI मैपर में ही मिलेगा, जिसके थ्रू वो जो पेमेंट है उसको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी। एंड इट विल, जो इसके फीचर्स हैं वो क्या है, सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स सिक्योर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। तो जो हमारा आधार पेमेंट ब्रिज है ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं इसके बाद ये दोनों ओनर्स एंड ऑफर्स ट्रांजैक्शंस भी प्रोसेस कर सकता है। ओनर्स ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जिसमें जो बेनिफिशियरी बैंक है एंड मोरोवर जो सेंडर बैंक है दोनों सेम है। अदरवाइज जो ऑफर्स ट्रांजैक्शन है उसमें जो पैसे भेज रहा है वो कोई और बैंक है, एंड जिसमें पैसे जाने हैं जो रिसीवर होगा वो कोई दूसरा बैंक होगा। इसके बाद इट विल प्रोवाइड ऑनलाइन डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम एज वेल, तो ये भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड लास्टली जो ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग है वो की जाएगी बाय द डेस्टिनेशन बैंक ऑन द बेसिस ऑफ आधार नंबर्स। तो आधार नंबर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एज़ कम्पेयर टू द बैंक अकाउंट नंबर्स, क्योंकि जो हो क्या रहा है बेसिकली जिन आपके जो आधार नंबर है उससे जो भी बैंक अकाउंट सीडेड होगा बेसिकली पैसे उसमें ही जाने हैं, तो आपके आधार नंबर के बेस पर पैसे जाएंगे।
एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो बैंक जो आरटीजीएस के मेंबर नहीं हैं वो कैसे इस सेवा का फ़ायदा उठाएंगे कि एक सब मेंबरशिप मॉडल है उनके लिए, जहां पर कि वो किसी ऐसे बैंक के सब मेंबर बन जाएंगे जो कि आरटीजीएस की मेंबरशिप है जिस बैंक के पास। तो सेटलमेंट फॉर सच सब मेंबर बैंक्स इज डन इन द सेटलमेंट अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्पॉन्सर बैंक। तो फिर जो ये बात रह जाएगी पेमेंट्स के सेटल करने की, ये दोनों जो सब मेंबर बैंक है एंड जो सुपर मेंबर बैंक है उन दोनों के बीच में रह जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पॉन्जी स्कीम्स के बारे में बात करते हैं हम। तो पॉन्जी स्कीम के अगर हम ओरिजिन की बात करें बेसिकली तो चार्ल्स पॉन्जी के नाम से ये जो स्कीम है ये काफ़ी फेमस हुई थी। चार्ल्स Ponzi was the person behind this notorious technique in the 1920s। तो उन्होंने क्या किया, कोई ऐसी स्कीम बनाई जिसके थ्रू जो ऑपरेटर होगा वो कलेक्ट करेगा लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड उसके बाद उनको प्रॉमिस करेगा कि दे विल इधर डबल देयर मनी या दे विल मैनी फोल्ड देयर मनी बेसिकली इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली वो करेगा क्या कि जो पहले कस्टमर हैं उनको पैसे रिटर्न करने के लिए उसके बाद नए ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढेगा या ऐसे पर्सनस ढूंढेगा जो उसकी स्कीम में इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो बेसिकली इसमें कोई ऐसे कुछ सब्सटेंशियल असेट हमारे पास नहीं है जिसके बेसिस पर इनकम आ रही है। बेसिकली जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उनसे पैसे लेकर जो पहले वाले हैं उनको सेटल करते रहेंगे। तो इसलिए काफ़ी फ्रेजाइल ये एक चेन बनती है, क्योंकि जिस वक्त भी आपके पास नए इन्वेस्टर नहीं है द होल सिस्टम या द होल पिरामिड वुड कोलैप्स। एंड इसीलिए ये नोटोरियस जो स्कीम थी यूएस में काफ़ी फेमस हुई आफ्टर चार्ल्स पॉन्जी डिड इट एंड इसीलिए इसका नाम भी पॉन्जी स्कीम पर के ऊपर पड़ गया। एंड द पीपल ऑफ फर्म्स हु आर एंगेज्ड इन अ पॉन्जी स्कीम ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट न्यू क्लाइंट्स, क्योंकि अदरवाइज उनके पास कुछ ऐसे सब्सटेंशियल असेट ही नहीं है जिसके बेसिस के ऊपर वो इनकम अर्न कर पाएँ। तो बेसिक प्रीमाइस क्या है कि कंटिन्यूस फ्लो आता रहे मनी का, जो नए क्लाइंट हैं उनको अट्रैक्ट करते रहें एंड जिस वक्त भी मनी सप्लाई का फ्लो रुका द पिरामिड विल कोलैप्स। एंड जो पॉन्जी स्कीम्स हैं वो सेबी के रेगुलेटरी परव्यू के अंडर नहीं आती एंड द सेम इज बैंड अंडर प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। तो ये इनफैक्ट जो पॉन्जी स्कीम्स हैं वो बैंड हैं इंडिया में, लेकिन जो चिट फंड्स हैं दे आर अलाउड, क्योंकि जो चिट फंड्स हैं इनको स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो रेगुलेट करती है। एंड इनफैक्ट के जो चिट फंड्स हैं इनसे रिलेटेड एक रीसेंट बिल भी फ्लोट किया था गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एंड दो इट इज़ अ सेंट्रल एक्ट, ये जो जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं इसकी, बट द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स आर द एनफोर्सिंग एजेंसी ऑफ दिस लॉ। ठीक है जी, तो बेसिकली इसका जो भी रेगुलेटरी सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। सेबी आरबीआई इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रिपोर्ट का कहना है कि चाइना, यूएस एंड इंडिया ऑल टुगेदर दे अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ द राइज इन एनर्जी डिमांड। तो जो भी जितनी भी दुनिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ी है इन 3 कंट्रीज़ का उसमें कितना शेयर है, 70% का शेयर है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस एक्सेप्शनल राइज इन एनर्जी वॉज ड्रिवन बाय अ रोबस्ट ग्लोबल इकॉनमी एंड स्ट्रॉन्गर हीटिंग एंड कूलिंग नीड्स इन सम रीजन्स। तो अकॉर्डिंगली क्या रीज़न बता रहे हैं, एक तो ग्लोबल जो हमारी ग्लोबल इकॉनमी है वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट हो गई है एंड दूसरी बात क्या है कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑपरेशंस में जो कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन होती है, तो इसीलिए भी जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ी है। तो इससे हम थोड़ा क्लाइमेट चेंज का एंगल भी लिंक कर सकते हैं कि क्योंकि ये जो डिमांड्स हैं हीटिंग एंड कूलिंग की ये बढ़ रही हैं, तो इन अ वे दे आर पॉइंटिंग के जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं दे आर इंक्रीजिंग एज वेल एज दे आर फॉलिंग एज वेल। एंड अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विंड एंड सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो चाइना हमारे पास ग्लोबल लीडर की तरह इमर्ज होकर आता है। एंड मोर ओवर जो नेचुरल गैस है वो फ्यूल ऑफ चॉइस की तरह हमारे सामने आए हैं। कैसे? इट हैज़ पोस्टेड द बिगेस्ट गेन एंड अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ राइज इन ग्लोबल कंजम्पशन। तो 45% से ज़्यादा तक की जो नेचुरल गैस है उसकी कंजम्पशन बढ़ी है वर्ल्ड वाइड। मोर ओवर डिमांड फॉर ऑल फ्यूल्स इंक्रीज्ड विद फॉसिल फ्यूल्स मीटिंग नियरली 70% ऑफ द ग्रोथ फॉर द सेकेंड ईयर रनिंग। ठीक है जी, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास कि ऑल्दो सभी फ्यूल्स की डिमांड जो है वो बढ़ी है ग्लोबल मार्केट में, बट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन्होंने ऑलमोस्ट 70% जो है वो ग्रोथ का पार्ट बने हैं फॉसिल फ्यूल्स ही। तो फॉसिल फ्यूल्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो सभी फ्यूल्स की डिमांड इंक्रीज़ हुई है। जो सोलर एंड विंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो डबल डिजिट पेस में ग्रू की है,
विद सोलर अलोन इंक्रीजिंग बाय 31%। तो सोलर एनर्जी एज वेल एज विंड एनर्जी दोनों में ही इंक्रीज हुई है। स्टिल दैट वाज नॉट फास्ट इनफ टू मीट हायर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अराउंड द वर्ल्ड, दैट ऑल्सो ड्रोव अप कोल यूज़। तो बट अभी भी जो सोलर एंड विंड की अगर हम बात करें तो वो इतनी ज़्यादा उन्होंने रिप्लेस नहीं किया कोल यूज़ को, इसलिए कोल यूज़ अब भी इस चीज़ को बैकअप कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो अब भी कोल यूज़ से हो रही है। एंड रिन्यूएबल्स वर अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिस पावर जनरेशन एक्सपेंशन, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ। तो रिन्यूएबल्स ने अगेन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है पावर जनरेशन की अगर हम बात करें, एंड नियरली हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड किसने मीट की है, रिन्यूएबल्स के थ्रू मीट की है। चाइना, जैसे कि अपने ऊपर बात की थी, चाइना ग्लोबल लीडर है रिन्यूएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ सोलर एंड विंड। उसके बाद यूरोप आता है, एंड थर्ड पर वी हैव यूएस। ग्लोबल गैस डिमांड की अगर हम बात करें तो इट हैज़ एक्सपेंडेड एट इट्स फास्टेस्ट रेट सिंस 2010, ईयर ऑन ईयर 4.6% का ग्रोथ हुआ है, एंड सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द पॉइंट अगर हम ग्लोबल गैस की बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल गैस, ड्रिवन बाय हायर डिमांड एंड सब्सटीट्यूशन फ्रॉम कोल। ठीक है जी, तो कोल सब्सटीट्यूट कर रही है जो हमारी गैसेस हैं, नेचुरल गैस वगैरह, इनसे हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। एंड अगर यूएस की बात करें तो द लार्जेस्ट इंक्रीज इन ऑयल एंड गैस डिमांड देखा गया है यूएस में। तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस की डिमांड बढ़ी है यूएस में, एंड इट्स गैस कंजम्पशन जम्प्ड 10% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल ये इंक्रीज़ हुई है। इनफैक्ट ये फास्टेस्ट इंक्रीज़ है सिंस 1971, जब से IEA, जिसकी ये रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है इस डेटा को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनकेडिंग की। तो मैनकेडिंग बेसिकली एक लेजेंडरी इंडियन बॉलर रहे हैं वीनू मैनकेड, उनके नाम के ऊपर ही इस टर्म को नेम किया गया है। तो ये एक मेथड है रन आउट करने का, जब जो बॉलर है वो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर जो बेल्स हैं उनको हिट करते हैं, बेल्स रिमूव कर देते हैं, जब जो नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन है वो अपने ग्राउंड से या अपनी क्रीज से बाहर होता है। ठीक है जी, तो इतनी सी बेसिक बात अगर आपको ध्यान में आ गई तो यूड बी एबल टू आंसर अ क्वेश्चन इफ़ इट कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो इसके बारे में और हम क्या चीज़ें जान सकते हैं कि ये लीगली परमिसिबल डिसमिसल तो है। तो अगर जो हम क्रिकेट के लॉज देखें तो उसमें ये अलाउड है, लेकिन इसको माना जाता है अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ठीक है जी, तो लेकिन लीगली ये अलाउड है। एंड जो लॉ है क्रिकेट का वो क्या बोलता है कि जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बैट्समैन है, बेसिकली स्ट्राइकर वो बैट्समैन है जो बॉल को फेस कर रहा है, नॉन स्ट्राइकर वो है जो बॉलिंग एंड पर खड़ा है। ठीक है जी, तो अगर जो नॉन स्ट्राइकर है वो अपने ग्राउंड से यानी अपनी क्रीज से अगर बाहर है, एंड जो बॉलर है अगर वो इंस्टेंटली बॉल डालने से पहले ही उसकी साइड की जो विकेट्स हैं उनके बेल्स रिमूव कर देता है, तो जो ये बॉलिंग एंड वाला बैट्समैन है, जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है, उनको आउट माना जाएगा। एंड इस टर्म का अगर हम ओरिजिन देखें तो ये ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट करने का जो श्रेय है वो ऑस्ट्रेलियन प्रेस को जाता है। एंड जब इंडिया ने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का 1947, तो हमारे एक बॉलर थे वीनू मैनकेड, जिन्होंने बिल ब्राउन नाम के एक बैट्समैन को ऐसे आउट किया था। तो नॉट वंस बट ट्वाइस, तो अगेन बाय रिमूविंग द बेल्स व्हेन ही वाज आउटसाइड द क्रीज। तो 2 बार ऐसा हुआ। एंड ऑल्दो उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया मैनकेड को फॉर हिज अनस्पोर्ट्समैन लाइक स्पिरिट, जो भी ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्रेस उनको क्रिटिसाइज़ करी थी। लेकिन जो उनके कैप्टन थे, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन डॉन ब्रैडमैन, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की, एंड ही इवन सपोर्टेड मैनकेड। एंड मोर ओवर जो एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इवन ये बॉल काउंट ही नहीं होगी, क्योंकि बॉलर ने बॉल डाली ही नहीं है, उससे पहले ही प्लेयर को आउट किया है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बॉल इज़ नॉट काउंटेड बट बैट्समैन इज़ गिवन आउट। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय।